हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। आज का जो हमारा टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या इसे प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहा जाता है, जिसे हम एक्टिव वॉइस में पढ़ रहे हैं। एक्टिव वॉइस का मतलब ये होता है कि जब किसी वाक्य में जो सब्जेक्ट होता है वो एक्शन करने वाला होता है, यानी कि जो उसमें क्रिया जो होती है उसको करने वाला, उसको पूरा करने वाला अगर सब्जेक्ट है तो वो वाक्य एक्टिव वॉइस में कहा जाता है। और यदि अगर सब्जेक्ट पर किसी क्रिया का प्रभाव है या वो किसी क्रिया का टारगेट है तो वो आपका पैसिव वॉइस में माना जाता है। तो जो एक्टिव वॉइस होता है, एक्टिव वॉइस में जो कार्य करने वाला होता है, डूअर ऑफ द वर्ब होता है, उसे सब्जेक्ट बनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, टेंस के 3 पार्ट होते हैं, जनरली आपको पता होंगे, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट हो गया आपका वर्तमान काल, पास्ट हो गया आपका भूतकाल, फ्यूचर जो कि आने वाला समय है उसे फ्यूचर कहा जाता है। प्रत्येक टेंस के फर्दर 4 भाग होते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस के 4 भाग, प्रेजेंट इंडेफिनिट या इसे सिंपल टेंस भी कहा जाता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या इसे समटाइम प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी तरह से पास्ट टेंस के 4 भाग, पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और इसी तरह से फ्यूचर के भी 4 भाग हो जाएंगे। तो जो आज का हमारा टेंस है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो किसी भी टेंस में जब भी हम ट्रांसलेशन करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमको हिंदी वाक्यों की पहचान होनी चाहिए। ये हम कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि कोई पर्टिकुलर हिंदी वाक्य क्या उस टेंस के अंतर्गत आता है या नहीं। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि जो पर्टिकुलर वाक्य है वो प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है। तो जनरली अगर कोई वाक्य जो कि अगर हिंदी में अगर प्रेजेंट में होगा तो उसके अंत में हूँ, हो, हैं या है, इस तरह से आपको देखने को मिलेंगे। तो जिन भी वाक्यों के अंत में हूँ, हो, हैं या है आपको दिखता है तो इसका मतलब वो पर्टिकुलर जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत ही आएंगी। अब बात करते हैं कि प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत वो किस टेंस के अंतर्गत आएंगे, किस पर्टिकुलर टेंस के अंदर आएंगे, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो उसके लिए कौन सी पहचान हमको हिंदी वाक्यों के अंत में देखनी है। तो किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में यदि ता है, ती है, ते हैं, ताहूं, तीहूं या तेहू, इस तरह का कोई भी एक फ्रेज आता है तो इसका मतलब ये है कि वो पर्टिकुलर जो सेंटेंस है वो आपका प्रेजेंट के इंडेफिनिट या सिंपल टेंस में मतलब आएगा। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कुछ उदाहरण यहाँ पे दे रहा हूँ मैं। जैसे मैं गाना गाता हूँ, इसके अंत में आप यहाँ पे देख सकते हो ता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि ये प्रेजेंट के इंडेफिनिट या सिंपल टेंस के अंतर्गत आएगा। उसी तरह से आप दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं, तुम किताब लिखते हो, इसमें ते हो जो फ्रेज है उसका प्रयोग है। तो इसका मतलब ये पर्टिकुलर वाक्य भी आपका प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में आता है। दूसरा है जो नेक्स्ट जो एग्जांपल आप देख रहे हो, लोग क्रिकेट के बारे में बातें करते हैं, इसके अंत में भी वही है। सूर्य पश्चिम में डूबता है, इसके अंत में ता है। रोहित और मोनिका गाना गाते हैं, इसके अंत में ते है। मीरा बाजार से आम लाती है, इसके अंत में ती है। तो आप प्रत्येक वाक्य को देख सकते हैं, इसमें वही जो फ्रेज हमने पहले देखे थे वही सारे फ्रेज इसमें यूज हो रखे हैं। ता है, ती है, ते हैं, ताहूं, तीहूं या तेहूं। तो इस तरह से अगर किसी हिंदी वाक्य के अंत में ये पर्टिकुलर फ्रेज आते हैं तो इसका मतलब जो पर्टिकुलर सेंटेंस है वो प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में आएगा। अब ये हम डिसाइड कर चुके हैं कि कोई पर्टिकुलर सेंटेंस मतलब इस जो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसके अंतर्गत आएगा। जो आइडेंटिफिकेशन है वो हमने पूरा कर लिया है, पहचान हमने कर ली है कि ये पर्टिकुलर सेंटेंस जो है, हिंदी का जो सेंटेंस है, ये इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत है। तो अब हमको नेक्स्ट चीज क्या करनी होती है, इसके लिए आपको नेक्स्ट चीज जो देखनी है वो है सहायक क्रिया या हेल्पिंग वर्ब, जिसको कहा जाता है कि उस पर्टिकुलर टेंस में कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होने वाली है। तो आज हम क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहे हैं तो इसमें 2 हेल्पिंग वर्ब यूज होती हैं। पहली होती है डू और सेकंड होती है आपकी डज। तो जो डज का प्रयोग है वह
उन सब्जेक्ट के साथ प्रयोग किया जाता है जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हैं। केवल उन्हीं सब्जेक्ट के साथ हम डज का प्रयोग करेंगे, बाकी सब जितने बचे उन सब के साथ हम डू का प्रयोग करेंगे। जैसे कि आप अगेन देख सकते हैं, यानी कि जो आपका थर्ड पर्सन का ये वाला जो पार्ट है, केवल इसी में आप डज का प्रयोग करेंगे। फर्स्ट पर्सन में, सेकंड पर्सन में और थर्ड पर्सन के प्लूरल में आप डू का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर टेंस में डू और डज हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, और डज का जो प्रयोग होता है केवल थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ होता है। तीसरी और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, जो कि इस पर्टिकुलर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होगी, वो है आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे कि आप जानते हैं कि वर्ब की तीन फॉर्म होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। जनरली आपने ये तीन सुनी होंगी। अगर हम फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं तो उसे फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब कहा जाता है, और यदि हम अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस जोड़ते हैं तो उसे फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब कहा जाता है। तो इस पर्टिकुलर टेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ एस या एस केवल उन वाक्यों में जहां पर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर होता है, और वो भी केवल उन वाक्यों में जो कि सिंपल होते हैं, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, असर्टिव सेंटेंस होते हैं, उन्हीं में ही एस या एस का प्रयोग हम करेंगे। अगली चीज जो हमको देखनी है कि हमें किस वर्ब में एस का प्रयोग करना है और किस वर्ब में एस का प्रयोग करना है, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो इसके लिए आपको जो वर्ब है उसकी जो फर्स्ट फॉर्म है उसकी फॉर्मेशन देखनी है। तो जिन वर्ब के अंत में सी एच, डबल एस, एक्स, ओ, वाई या एस एच होता है, जनरली उनके साथ आप ई एस का प्रयोग करोगे, यानी कि उस पर ई एस का प्रयोग करोगे। और यदि आपको इनके अलावा कोई और वर्ब दिखती है तो बाकी जितने भी वर्ब होती है उनमें जनरली एस का प्रयोग किया जाता है। जो आपका सी एच, एक्स, एक्स या डबल एस या ओ या वाई या एस एच जो ये रूल है, इसके कुछ एक्सेप्शन यानी कि कुछ अपवाद भी देखने को मिलेंगे, लेकिन वो बहुत अधिक नहीं होंगे। लेकिन अधिकतर के साथ यही रूल फॉलो होगा कि अगर किसी वर्ब के अंत में सी एच, एक्स, डबल एस, ओ, वाई, एस एच अगर यूज होता है तो आपको उनके साथ ई एस ऐड करना है। वो भी तब जब सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, और वो भी सिंपल वाले सेंटेंस में। और बाकी सबके साथ आपको एस का प्रयोग करना है। तो ट्रांसलेशन से पहले आपको इन तीन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको जो पर्टिकुलर हिंदी सेंटेंस है उनको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। आइडेंटिटी एट द एंड ऑफ हिंदी सेंटेंसेस। तो जो आपके हिंदी सेंटेंस हैं आपके, तो उनको आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। सबसे पहली बात ये है कि आप उनको कैसे पहचानेंगे। तो जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता है, ती है, ते हैं, या ता हूं, ती हूं या ते हूं, अगर इस तरह के कोई फ्रेज दिखते हैं तो इसका मतलब यह है कि वो पर्टिकुलर सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। सेकंड चीज आपको हेल्पिंग वर्ब देखनी है। तो इसमें दो हेल्पिंग वर्ब हैं, एक है डू और दूसरी है आपकी डज। जो डज का प्रयोग है वो थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ ही होगा। जो तीसरी चीज आपको देखनी है, फॉर्म ऑफ वर्ब। तो फॉर्म ऑफ वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, और अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, वो भी केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में, तो हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का प्रयोग करना है। तो चलिए अब ट्रांसलेशन शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो इनमें से कुछ वाक्य लेते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे कुछ सेंटेंस हैं, जैसे मैं गाना गाता हूँ। तो इसके लिए आपको सबसे पहले, अगर आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो आपको स्ट्रक्चर फॉलो करने पड़ेंगे। तो जो सिंपल सेंटेंस होता है उसके लिए जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना पड़ता है, फिर उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐड करनी है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको यहाँ पे ऐड करनी है, और यदि उसमें एस या ई एस लगता है, अगर सब्जेक्ट, जो कि सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो आपको एस या ई एस भी इसमें लगाना है सिंपल वाक्य में। देन यू हैव टू राइट ऑब्जेक्ट। जो भी उसमें अगर ऑब्जेक्ट मौजूद है तो वो ऑब्जेक्ट आपको लिखना है। तो सपोज हम इस पर्टिकुलर वाक्य को, इस पर्टिकुलर सेंटेंस को अगर हम ट्रांसलेट करना चाहते हैं, मैं गाना गाता हूँ, तो आपको ये जो स्ट्रक्चर है, पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ एस या ई एस लगाना है, एंड देन यू हैव टू राइट ऑब्जेक्ट।
तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, जो सबसे पहले है सब्जेक्ट, यानी कि जिसके बारे में ये बात कही जा रही है, तो वो है मैं को आई बोलते हैं इंग्लिश में। फिर नेक्स्ट जो चीज़ है वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे जो मेन क्रिया है वो ता से अटैच है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे गाना गाना है, तो गाना गाने को सिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने सिंग लगा दिया है। अब यहाँ पे एस या ई एस लगाने की बात कर रहा है, तो वो हम तभी लगाएंगे जब जो हमारा सब्जेक्ट हो वो थर्ड पर्सन सिंगुलर हो। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन है, इसलिए एस या ई एस को यहाँ पे नहीं लगाना है। उसके बाद हमको देखना है ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, अगर उसमें मौजूद है तो हमारे पर्टिकुलर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मौजूद है, क्योंकि गाने का प्रभाव, जो गाना गाना जो क्रिया है उसका प्रभाव गाने पे पड़ रहा है, यानी सॉन्ग पे पड़ रहा है। तो इसलिए आपको उसको ऑब्जेक्ट को भी ऐड करना पड़ेगा। आई सिंग अ सॉन्ग, इस तरह से इसका ट्रांसलेशन होगा। इसी तरह से आप दूसरा भी देख सकते हैं। एक दूसरा वाक्य लेते हैं, जैसे तुम किताब लिखते हो। तो यही स्ट्रक्चर जो आपको यहाँ पे सामने दिख रहा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे भी फॉलो करना है। तो तुम किताब लिखते हो, सबसे पहले सब्जेक्ट है यू, उसके बाद इसमें क्रिया क्या हो रही है, यानी कि वर्ब जो हो रही है, वो जो एक्शन हो रहा है वो कौन सा है। तो यहाँ पे लिखने का एक्शन हो रहा है, तो आपको यहाँ पे एक्शन लिखना पड़ेगा, राइट। उसकी फर्स्ट फॉर्म राइट की राइट होती है। उसके बाद इसमें एस या एस लगेगा या नहीं लगेगा, ये कैसे डिसाइड करेंगे, फिर से सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा। तो क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे सेकंड पर्सन है, इसलिए यहाँ पे हमको एस या एस नहीं लगाना है, सिर्फ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तुम किताब लिखते हो, तो लिखने का प्रभाव किताब पर पड़ रहा है, तो किताब हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सो यू राइट अ बुक, इस तरह से इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। अब है लोग क्रिकेट के बारे में बात करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहले सब्जेक्ट है वो है लोग, जिसको इंग्लिश में पीपल कहते हैं, पीपल। उसके बाद है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो कि स्ट्रक्चर के हिसाब से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे है आपका बात करना। तो बात करने को टॉक बोलते हैं। यहाँ पे एस या एस इसलिए नहीं लगेगा, क्योंकि जो पीपल होता है वो थर्ड पर्सन का प्लूरल होता है, नंबर में सिंगुलर नहीं होता है, इसलिए उसके साथ हम एस या एस का प्रयोग वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ नहीं करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट है किसके बारे में बात करते हैं, क्रिकेट के बारे में बात करते हैं, तो बारे में के लिए अबाउट लिखते हैं। उसके बाद जो ये प्रपोजिशन है उसके बाद आपको वो चीज़ लिखना पड़ेगा जो ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे क्रिकेट, तो वो इस तरह से हम लिख देंगे, पीपुल टॉक अबाउट क्रिकेट। नेक्स्ट हमारा जो वाक्य है वो है सूर्य पश्चिम में डूबता है। तो यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो है आपका सन, द सन। उसके बाद डूबने को सेट बोलते हैं, एस सी टी, जो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस सी टी होगी, और इसमें एस या ई एस लगेगा। ये किस बात पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा आपके सब्जेक्ट पे। तो जो आपका ये सन है, ये एक नाउन है और सिंगुलर है, इसका मतलब ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, तो इसमें आपका एस या ई एस लगेगा। अब क्योंकि इसका जो एंड है, इस जो पर्टिकुलर वर्ब है इसका एंड टी से हो रहा है, तो इसमें एस लगेगा। अगर सेट मतलब जो ये पर्टिकुलर यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती, अगर ये ओ एक्स डबल एस सी एच आदि से एंड होती, तो हमको यहाँ पे ई एस लगाना पड़ता, क्योंकि वो सारे यहाँ पे है नहीं, तो हमको यहाँ पे एस लगाना है। द सन सेट्स इन द वेस्ट, इसका जो करेक्ट ट्रांसलेशन हो जाएगा इस तरह से। तो ये हमारे पास कुछ वाक्य थे, कुछ और वाक्यों को देखते हैं। इसमें से कुछ वाक्य हमने ट्रांसलेट कर दिए हैं, तो मैं उनको हटा देता हूँ। तो ये जो वाक्य हैं इनका हमने ट्रांसलेशन कर लिया है। अब हमारे पास दो और वाक्य हैं, जैसे रोहित और मोनिका गाना गाते हैं। अब इसका ट्रांसलेशन हमको करना है, तो हम किस तरह से उसको वही स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले अगेन, क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो हमको इसको उसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग फॉलो मतलब ट्रांसलेट करना है। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। तो यहाँ पे रोहित और मोनिका गाना गाते हैं। तो आपको ये डिसाइड कैसे करना है इसमें कि सब्जेक्ट कौन सा है। अगेन हमको लास्ट में जो हेल्पिंग वर्ब है, हिंदी की जो हेल्पिंग वर्ब है गाते हैं, जो यहाँ पे हैं दिख रहे हैं आपको, तो हैं से आपको ये पता चल रहा है कि सब्जेक्ट मोर देन वन है, इसका मतलब ये प्लूरल में है। तो क्योंकि गाना गाने वाले दो हैं, ठीक है ना, गाना गाते हैं, तो सवाल ये पूछना है कि कौन गाना गाते हैं, तो वो हैं आपके रोहित, रोहित और
मोनिका। तो इस तरह से जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये दोनों उसमें इंक्लूड हो जाएंगे। तो रोहित एंड मोनिका, सॉरी, मोनिका क्या करते हैं, गाना गाते हैं। तो गाना गाने को बोलते हैं सिंग। अब यहाँ पे एस या ई एस लगेगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, अगेन सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा। तो इस समय हमारे पास सब्जेक्ट में प्लूरल नंबर में है, भले ये थर्ड पर्सन है, लेकिन क्योंकि ये दो हैं या दो से अधिक अगर हो सकते हैं, तो वहां पे हमको एस या ई एस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ नहीं इंक्लूड करना है। रोहित एंड मोनिका सिंग अ सॉन्ग, ये इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट वाक्य है हमारे पास, मीरा बाजार से आम लाती है। तो सब्जेक्ट है हमारे पास मीरा, उसके बाद है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है लाना, तो लाने को बोलते हैं ब्रिंग। मीरा ब्रिंग। अब देखिए यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, तो यहाँ पे केवल ब्रिंग यूज नहीं होगा बल्कि इसमें एस भी यूज करना पड़ेगा। सो इस तरह से हो जाएगा मीरा ब्रिंग्स, मीरा ब्रिंग्स आम लाती है, ठीक है ना। सो ब्रिंग्स मैंगो फ्रॉम मार्केट, ये इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी वाक्य को जो अफर्मेटिव वाक्य है उनको हम क्या कर सकते हैं इंग्लिश में, जो कि आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आते हैं, उनको इस तरह से, जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है हमारा, जो ये वाला स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन यू हैव टू राइट ऑब्जेक्ट। तो ये जो स्ट्रक्चर है हमको इस स्ट्रक्चर के थ्रू, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस या एस आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ तभी लगाओगे जब सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, और वो भी केवल इसी तरह के जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उन्हीं में आप यूज करेंगे। बाकी जो आगे आने वाले सेंटेंस हैं उनमें इसका यूज नहीं होता है, यानी कि नेगेटिव में या किसी भी तरह के क्वेश्चन में जो आपका एस या ई एस का प्रयोग नहीं होगा। जब उसमें हेल्पिंग वर्ब आ जाती है उसके बाद हम एस या ई एस का प्रयोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ नहीं करते हैं। तो ये आपको फॉलो करना है। अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम, अब हमारे पास कुछ नेगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल हैं, इनमें से कुछ को हमने पॉजिटिव में बनाया था। तो पहला जो वाक्य है हमारे पास वो है, मैं गाना नहीं गाता हूँ। तो बाकी सारी चीजें वही रहेंगी। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हम कौन सा स्ट्रक्चर इसके लिए, नेगेटिव सेंटेंस के लिए फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब इंक्लूड करनी है। याद रखिए जो हमारे जो पहला वाला स्ट्रक्चर था उसमें, मतलब जो हमने अफर्मेटिव सेंटेंस जो लिखा था उसमें हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया था। आपने देखा होगा जैसा हमारा जो पहला वाला स्ट्रक्चर था इसमें हमने सब्जेक्ट लिखा था, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी थी, और उसके बाद सीधे सीधे ऑब्जेक्ट लिखा था। इसमें हमने कहीं पर भी हेल्पिंग वर्ब का यूज, डू और डज का प्रयोग नहीं किया था। तो चलिए देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, उसके बाद आपको नॉट इंक्लूड करना है, उसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। और यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो कि आपको याद रखनी है कि हम यहाँ पे सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर भी है तो भी हमको यहाँ पे एस या ई एस का प्रयोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज हो जाती है। उसके बाद हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का प्रयोग नहीं करना है, और लास्ट में जो ऑब्जेक्ट है उसको हमको इंक्लूड करना है। तो इस तरह से सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट प्लस हेल्पिंग जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जो मेन वर्ब है उसमें, उसके बाद ऑब्जेक्ट इंक्लूड करना है, तो आपका पर्टिकुलर सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो इसका उदाहरण लेते हैं, मैं गाना नहीं गाता हूँ। तो इसमें सब्जेक्ट हो गया आई, इसमें उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज होगी डू। जैसा मैं आपको बता चुका हूँ कि डज का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ होगा, बाकी सब जितने भी सब्जेक्ट होंगे उन सभी के साथ डू का प्रयोग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा पर्टिकुलर सब्जेक्ट है वो उसके साथ डू का प्रयोग होगा, इसलिए हमने डू का यूज किया है। उसके बाद क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है तो हमने नॉट का प्रयोग किया। उसके बाद हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, तो इसमें वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है वो गाना गाना है, उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग हो जाएगी और ऑब्जेक्ट हो जाएगा। बाकी जो चीजें पहले से थी वही चीज रह जाएंगी। सो आई डू नॉट सिंग अ सॉन्ग, ये जो डू नॉट है इसको आप एक भी बना सकते हो, इसको डोंट भी कहा जा सकता है।
उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट जो सेंटेंस है, हम इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट, तुम किताब नहीं देखते लिखते हो, तुम किताब नहीं लिखते हो, तो सब्जेक्ट हो जाएगा यू। उसके बाद क्योंकि ये सेकंड पर्सन है, इसके साथ भी डू का प्रयोग होगा, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। क्योंकि ये नेगेटिव है, नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि राइट है, और उसके बाद क्योंकि ये बुक लिखने की बात कर रहा है, राइट का जो सीधा जो टारगेट है वो है बुक। अब बुक, तो इस तरह से इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा, यू डू नॉट राइट अ बुक। हमारे पास अगला जो सेंटेंस है वो है, तुम नहीं जानते हो। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा यू, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी डू, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट यूज हो जाएगा। हम जानने को बोलते हैं नो, तुम नहीं जानते हो, यू डू नॉट नो, या इसको आप डू नॉट को एक साथ भी बोल सकते हैं, तो ये हो जाएगा यू डोंट नो। अब बात करते हैं अगली तरह के वाक्यों की, जो कि सवाल होते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, सवाल दो तरह के होते हैं। एक वो सवाल होते हैं जिनका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है, इससे ज़्यादा हमको उसमें कहने की ज़रूरत नहीं होती है। जबकि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनको डिस्क्रिप्शन टाइप या WH टाइप क्वेश्चन कहते हैं। WH इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन वर्ड यूज होता है वो WH से ज़्यादातर स्टार्ट होते हैं, खाली हाउ उसका एक्सेप्शन है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उनका जवाब हाँ ना में नहीं दिया जा सकता है, आपको डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं, वो जो होते हैं, वो जो सवाल होते हैं, उनको डिस्क्रिप्शन टाइप क्वेश्चन बोलते हैं। अब जो सवाल हाँ ना में, जिनका उत्तर हाँ ना में दिया जा सकता है, हिंदी में उनकी पहचान ये होती है कि वो हमेशा क्या से शुरू होते हैं। और यदि इसके अलावा, क्या के अलावा या खुद क्या अगर वाक्य के बीच में आ जाए हिंदी में, या इसके अलावा क्यों, कैसे, कब, अगर ये वाक्य के बीच में आते हैं तो उसका जवाब हाँ ना में नहीं हो सकता है, उसको में आपको डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा, यानी आपको विवरण देना पड़ेगा। तो ये इन दोनों क्वेश्चन का अंतर होता है। तो जो पहले तरह का क्वेश्चन है, हाँ ना का जो क्वेश्चन है, जिसका आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं, उसमें सबसे पहले जो स्ट्रक्चर बनता है, उसमें सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। सबसे पहले जो इंक्लूड करोगे आप वो हेल्पिंग वर्ब लिखोगे। उसके बाद जो आपको लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। देन यू हैव टू राइट योर फॉर्म ऑफ वर्ब, दैट इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज है ऑब्जेक्ट। और क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन मीन्स ये सेंटेंस जो है आपका क्वेश्चन वाला है, तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पुट करना है। उसके बाद इस जो ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, इसके अकॉर्डिंग हम जो ये वाला जो वाक्य है हमारे पास, क्या रीना स्कूल जाती है, इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब है, तो रीना क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब होगी डज। उसके बाद सब्जेक्ट है रीना। उसके बाद है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि जाना है, तो जाने को गो बोलते हैं। सो डज रीना गो टू स्कूल। तो इस तरह से आपका जो ये फर्स्ट वाला जो सेंटेंस है इस तरह से ट्रांसलेट हो जाएगा। इसमें हमने कहीं भी वर्ड का प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है इसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है। तो हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के आगे ला करके उसको एक क्वेश्चन बना सकते हैं जिसका जवाब हाँ या ना में हो सकता है। नेक्स्ट जो वाक्य है हमारे पास, क्या तुम फुटबॉल खेलते हो। तो इसमें क्योंकि जो हेल्पिंग वर्ब जो सब्जेक्ट है वो तुम है, तो तुम के साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो होगी डू। उसके बाद जो सब्जेक्ट है वो हो जाएगा यू, डू यू। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि प्ले है, और जो इसमें ऑब्जेक्ट है वो है आपका फुटबॉल। सो डू यू प्ले फुटबॉल, ये इसका करेक्ट ट्रांसलेशन हो जाएगा। और उसके बाद आपको इसमें क्वेश्चन मार्क रखना है। अब जो अगले तरह के जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है, तुम बहुत तेज क्यों बोलते हो। इसका जवाब हाँ या ना में नहीं है, बल्कि आपको डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। तो इस तरह के जो सवाल होते हैं उनका जो आपको स्ट्रक्चर बनाना है, उसमें आपको सबसे पहले सबसे पहले आपको WH यानी कि क्वेश्चन वर्ड लिखना है, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, ये लिखना है आपको। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इंक्लूड करनी है। देन यू हैव टू राइट सब्जेक्ट, and after that you have to write first form of verb, and at the end of this particular sentence you have to write object.
सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखना है। तो इसमें जो क्वेश्चन वर्ड है, तुम बहुत तेज क्यों बोलते हो, तो क्यों का जो क्वेश्चन वर्ड है वो इंग्लिश में होता है वाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब तुम के साथ डू का प्रयोग होगा, सब्जेक्ट है यू। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है बोलना, यहाँ पे स्पीक का प्रयोग करेंगे, वाई डू यू स्पीक। उसके बाद बहुत तेज को बोलेंगे वेरी फास्ट, वाई डू यू स्पीक वेरी फास्ट। तो इस तरह से आपका ये जो पर्टिकुलर सेंटेंस है ये ट्रांसलेट हो जाएगा। नेक्स्ट जो अंतिम वाक्य है हमारे पास वो है राधा स्कूल कब जाती है। राधा स्कूल कब जाती है, तो इसका जो जवाब है वो भी हाँ ना में नहीं है, क्योंकि कब पूछा गया है इसमें, तो इसमें आपको डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। तो राधा स्कूल कब जाती है, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड कब को बोलते हैं व्हेन। फिर क्योंकि राधा थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी डज। उसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगी राधा, व्हेन डज राधा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है गो, और कहाँ जाती है जो कि आपका वर्ब जो ऑब्जेक्ट है आपका, व्हेन डज राधा गो टू स्कूल। तो ये इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा, और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क रखना पड़ेगा। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से हम जो क्वेश्चन है, जो हाँ ना वाले क्वेश्चन है, या जो जिनका जवाब हाँ ना में नहीं दिया जा सकता, उनको हम किस तरह से फॉर्म कर सकते हैं। इसके लिए आपको ये पर्टिकुलर जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताए हैं इनको आपको फॉलो करना है। अब इनको अगर नेगेटिव आपको बनाना है इन क्वेश्चन को, जैसे मान लीजिए ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, तुम बहुत तेज क्यों बोलते हो, अगर हम इसको नेगेटिव बनाएं तो ये इस तरह से बन जाएगा कि तुम बहुत तेज क्यों नहीं बोलते हो। तो इसमें नहीं, क्योंकि नॉट इंक्लूड हो जाएगा, तो वो हमेशा हमेशा सब्जेक्ट के बाद इंक्लूड होगा। ये इस तरह से हो जाएगा। अगर इसको नेगेटिव आप बनाना चाहते हो तो इसका नेगेटिव हो जाएगा वाई डू यू नॉट स्पीक, या आप डू और नॉट को एक साथ डोंट बोल सकते हैं, वाई डोंट यू स्पीक वेरी फास्ट, इस तरह से हो सकता है। या इसको इस तरह से बोला जा सकता है वाई डू यू नॉट स्पीक वेरी फास्ट, अगर इसका नेगेटिव आपको बनाना चाहते हैं। यदि आप राधा स्कूल कब जाती है, अगर हम इसका नेगेटिव बनाना चाहें राधा स्कूल कब नहीं जाती है, तो इसका नेगेटिव हो जाएगा आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट इंक्लूड करना पड़ेगा, व्हेन डज राधा नॉट गो टू स्कूल। या आप डज नॉट को एक साथ बोल सकते हैं, व्हेन डजंट राधा गो टू स्कूल। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से हम अलग अलग जो हिंदी के वाक्य हैं उनको हम नेगेटिव में या पॉजिटिव में, अगर वो अफर्मेटिव हैं या आपका नेगेटिव हैं या सवाल है किसी तरह के, तो उनको हम किस तरह से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में। तो ये था आपका प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस। आई होप कि आप सब लोगों के समझ में आया होगा। इसको आसान बनाने के लिए मैं अब आपको एक इमेज शो कर रहा हूँ, जो कि उसमें सारे स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, जितने भी तरह के स्ट्रक्चर मैंने आपको बताए हैं। उसकी जो 3 कंडीशन है, पहले है पहचान करना हिंदी वाक्यों का, दूसरा है हेल्पिंग वर्ब, और तीसरा जो है आपका वर्ब की जो फॉर्म यूज करनी है हमको। इसके साथ साथ जो 6 तरह के स्ट्रक्चर हैं उनके लिए मैं एक इमेज शो कर रहा हूँ, तो उसे देखिए। और इसी के साथ सभी लोगों का धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।